वह जो कभी झुग्गी बस्ती का सबसे बेहाल और अंतर्मुखी आदमी था, उसके आस पास के पड़ोसी भी उससे डरते थे। सब्जी चुनते वक्त उसकी मुट्ठी पर दिखने वाली कठोर उंगलियां और घने कैलस साफ बताते थे कि वह कोई मामूली इंसान नहीं है। यहाँ तक कि उस जेल के बाथरूम में भी, जहाँ खतरनाक कैदी भरे होते थे और हर किसी के शरीर पर गोदे हुए ड्रैगन के निशान होते थे, जब लोग उसके शरीर पर बिखरे चाकू के निशान और गोली के जख्म देखते थे तो सबसे भयंकर अपराधी भी सांस लेने से डरते थे। लेकिन फिर भी दो ऐसे गुंडे थे जिन्हें यकीन नहीं आया। उन्होंने उसकी दुकान का दरवाजा लात मारकर खोला और चाकू दिखाकर लूटपाट करने लगे। वे गालियां बकते हुए उस मैले कुचैले आदमी को कमजोर समझ बैठे, मगर उनकी बात खत्म होते ही उनके सरगना के हाथ से चाकू इस कदर गायब हो गया कि उसे खुद भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वह वहीं खड़ा रह गया और उसके हाथ से चाकू छूट गया। पास खड़ा मोटा गुंडा अपने 20 किलो के भारी भरकम शरीर के दम पर उस पर झपटा, लेकिन अगले ही पल जमीन पर था। इस कठोर मुट्ठियों वाले खतरनाक आदमी का नाम था जॉन। किसी को उसका अतीत नहीं पता था। पड़ोसी उसे बस एक अजीबोगरीब खामोश इंसान समझते थे। उसके बाल मुर्गी के घोंसले जैसे बिखरे रहते थे और लोगों ने उसे नशेड़ी भगोड़ा तक बता दिया था। वह पलक भी नहीं झपकाता था, मानो उसे इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन इस बेपरवाह इंसान ने जब घर लौटते वक्त अंधेरे तहखाने पर नजर डाली तो उसने एक ही नजर में उसमें छिपे इंसान को पहचान लिया और उसे आवाज दी। एक डरी सहमी छोटी बच्ची उस अंधेरे से बाहर आई। उसका नाम था रिया। वह उसी इमारत की पड़ोसी थी और इकलौती ऐसी शख्स जो जॉन के करीब जाने की हिम्मत रखती थी। रिया पूरी बिल्डिंग में अकेली थी जो जॉन से नहीं डरती थी। जब भी वह उससे मिलती उसके पीछे पीछे चलकर बकबक करती, मगर जॉन कभी कोई जवाब नहीं देता था, बल्कि ठंडे मुंह दरवाजा बंद कर लेता था। फिर भी रिया ने कभी हार नहीं मानी। जॉन जाहिर तौर पर उसे परेशानी समझता था, लेकिन जब उसे पता चलता कि रिया ने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है तो वह चुपचाप रसोई में जाकर उसके लिए खाना बना देता था, ताकि भूखी रिया उसका खाना चटखारे लेकर खा सके। यह आदमी जिसने खुद को एक टापू बना लिया था, सिर्फ रिया को देखते वक्त ही अपनी बर्फीली निगाहों में हल्की गर्माहट दिखाता था। रिया की जिंदगी सबसे मुश्किल थी। उसने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा था। उसकी माँ नाइट क्लब में डांसर थी और नशे की लत में डूबी हुई थी। वह हर रात अपने छोटे से कमरे में कान बंद करके पड़ोस के कमरे से आने वाली अपनी माँ की नशे की आवाजें सहती रहती थी और पूरी रात सो नहीं पाती थी। उसके लिए जॉन की छोटी सी गिरवी की दुकान ही पूरी दुनिया में इकलौती जगह थी जहाँ उसे चैन मिलता था। वह चुपके से जॉन के नाखूनों पर खुशमुजा चेहरे बनाती थी और अपना सबसे प्यारा डार्क नाइट का कार्ड उसे दे देती थी। इस बेसहारा दुनिया में यह खामोश चाचा ही उसकी इकलौती पनाहगाह थी। लेकिन एक दिन यह गर्माहट बिखर गई। रिया सड़क पर एक माँ बेटी के हाथों फंस गई। उन्होंने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया और उसे मारा पीटा। आस पास तमाशबीन जमा हो गए। रिया ने दांत भींचकर आंसू नहीं बहाए जब तक कि उसने भीड़ में जॉन को नहीं देखा। उसकी आंखें उम्मीद से चमक उठी, मानो उसने आखिरी सहारा पा लिया हो, और उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, मगर अगले ही पल जॉन ने मुंह मोड़कर बिना पीछे देखे वहां से कदम बढ़ा लिए। उसी रात दोनों गली के मोड़ पर मिले। रिया की आंखें लाल थीं, मगर उसने कोई शोर नहीं मचाया, बस धीमी आवाज में कहा, तुम उन अंधों से भी बदतर हो, मैं फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम भी मुझे छोड़ दोगे तो मेरे पास कोई नहीं बचेगा जिसे मैं चाह सकूं। यह सोचकर बहुत दर्द होता है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। यह कहकर वह छोटी बच्ची अपनी छाती पर हाथ रखकर भाग गई। जॉन वहीं अकेला खड़ा रहा, अपनी मुट्ठियां भींचे हुए। काफी देर तक हिला तक नहीं। वह अभी रिया को कुछ समझा पाता, इससे पहले ही एक बड़ी आफत दोनों पर टूट पड़ी। रिया की माँ सारा ने एक ड्रग तस्कर के 2 पैकेट चुरा लिए और उन्हें एक कैमरे के बैग में छिपा दिया जो उसने जॉन की गिरवी की दुकान पर रखा था। इस तरह वह ड्रग्स का पूरा मामला जॉन की दुकान पर ले आई। जब जॉन शाम को घर लौटा तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और अंदर 2 गुंडे खड़े थे जिनके पास चाकू थे। पहले तो उसे लगा कि सामान्य लूटपाट है। उसने पैसे निकालकर उन्हें टालना चाहा, लेकिन तभी फोन पर रिया की दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी और वह जकड़ गया। फोन के दूसरी तरफ ड्रग गिरोह का नंबर। 2 आदमी मार्क था जिसने रिया और सारा की जान की धमकी देकर कहा कि वह कैमरे के बैग में रखा सामान लौटा दे, चाहे जॉन के शरीर पर कितने भी मार करने के निशान क्यों न हो। उस वक्त वह कोई जोखिम नहीं ले सकता था और उसे मजबूरन देखना पड़ा कि दूसरा आदमी वह सामान लेकर रिया को साथ ले जा रहा है। जॉन जब दरवाजे से बाहर भागा तो उसने बस गाड़ी की पिछली लाइटों को चौराहे पर गायब होते देखा और रिया की चीखें दूर होती जा रही थीं। यह पहली बार था जब उसने अपनी बेबसी का एहसास किया। ड्रग तस्करों ने उसे एक मोबाइल फोन छोड़ा था और कहा कि अगर वह उनके लिए खेप पहुंचा दे तो वे रिया और उसकी मां को छोड़ देंगे। जॉन के पास कोई चारा नहीं था। उसने हिदायतों के मुताबिक गाड़ी चलाकर एक तिजारती मुकाम पर पहुंचा जहां उसकी मुलाकात एक और गैंग के सरगना से हुई। वह सिर्फ जल्दी से सौदा पूरा करना चाहता था ताकि रिया को घर ले जा सके, मगर उसे बिल्कुल पता नहीं था कि यह पूरा
मामला शुरू से एक दोहरा जाल था। ड्रग तस्कर भाइयों ने उसके निकलते ही पुलिस को इत्तिला दे दी थी। उनका मकसद एक ही बार में 2 शिकार करना था, पुलिस के हाथों अपने दुश्मन को खत्म करवाना और जॉन को कुर्बानी का बकरा बनाकर जेल भेजना। सामने वाले सरगना को जब बात समझ आई तो उसने एक झटके में आटा जॉन के चेहरे पर फेंक दिया और उसके आदमियों ने जॉन को घेर कर लात घूंसे मारे और सीधा दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर फेंक दिया। जॉन नीचे सुरक्षा जाल पर गिरा और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि गैंग का सरगना गाड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत अपनी गाड़ी पकड़ी और उसका पीछा किया। चौराहे पर उसने दूसरी गाड़ी को टक्कर मारकर रोक दिया। टक्कर की जद से गाड़ी का डिक्की अपने आप खुल गया। जॉन ने मुड़कर देखा तो उसका खून सर्द हो गया। डिक्की में सिकुड़ी हुई रिया की मां सारा बैठी थी। जब 2001 में यह फिल्म रिलीज हुई तो पुलिस ने एक के बाद एक अंगों की तस्करी और नशीली दवाओं की तस्करी के 3 बड़े मामले सुलझाए। फिल्म में दिखाई गई यह काली कारोबारी श्रृंखला उस जमाने की भूमिगत ग्रे जोन की सबसे सच्ची तस्वीर थी। जॉन को संदिग्ध के रूप में थाने ले जाया गया, मगर उसने पूरे समय एक शब्द भी नहीं बोला। उसके दिमाग में सिर्फ रिया का चेहरा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि इन लोगों के हाथों रिया का क्या अंजाम होगा। जब पुलिस वालों ने एक पल के लिए मुंह मोड़ा, जॉन ने अचानक हमला कर दिया। पूरे थाने के 6 प्रशिक्षित पुलिसकर्मी उसे रोक नहीं पाए। वह पूछताछ कक्ष से निकलकर थाने के मुख्य दरवाजे तक सिर्फ 3 मिनट में पहुंच गया और फिर रात के अंधेरे में गायब हो गया। जब पुलिस को होश आया और उसकी पहचान जांचने लगी तो उन्हें पता चला कि सिस्टम में उसका रिकॉर्ड देखने की कोई अनुमति ही नहीं थी। वह कोई साधारण गिरवी की दुकान का मालिक नहीं था। वह राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के विशेष हमला विभाग का सेवानिवृत्त गुप्तचर था, जिसका कोड नाम क्लीनर था। वह दुश्मन की सरजमीन पर छुपकर हमले, धमाके और जासूसी जैसे अत्यंत गुप्त मिशनों में माहिर था। उसे सेना का सबसे ऊंचा गोल्डन स्टार पुरस्कार मिला था। खुफिया तंत्र के विशेष ऑपरेशनों से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकतर लोग बहुत अधिक गुप्त मिशनों के कारण सेवानिवृत्ति के बाद गंभीर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का शिकार होते हैं। थाने से भागने के बाद जॉन ने ड्रग तस्करों के छोड़े गए मोबाइल फोन की मदद से जल्द ही उनके अक्सर जाने वाले नाइट क्लब का पता लगा लिया। उसने तस्करी के एक साथी को पकड़कर रिया का ठिकाना पूछा। अभी उसे कुछ पता चला ही था कि तस्करों का खास बॉडीगार्ड एलेक्स वहां आ धमका। उसने साथी को गोलियों से भून दिया और जॉन को मजबूरन शौचालय में छिपना पड़ा। दोनों ने उस तंग जगह पर नजदीकी हाथापाई की। यह वियतनाम से आया हुआ टॉप क्लास हत्यारा पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिला था जो उसके बराबर का मुकाबला कर सके। जब पुलिस आती दिखाई दी तो ड्रग तस्कर सरगना विक्टर ने एक मोबाइल फोन फेंका और अपने आदमियों को लेकर वहां से चला गया। जॉन जब बाहर भागा तो उसके पेट में गोली लगी, जिससे खून की धार बह रही थी। रास्ते में विक्टर ने उसे फोन किया और शेखी भरे लहजे में कहा कि वह चुपचाप जेल जाने का इंतजार करे और जब वह जेल से रिहा हो तो शायद उसे रिया की लाश भी मिल जाए। जॉन ने फोन पकड़ा। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। उसने फोन बंद किया और खून बहते शरीर के साथ गाड़ी चलाकर अपने पुराने साथी क्रिस के पास पहुंचा। बिना किसी बेहोशी की दवा और बिना ऑपरेशन के औजारों के उसने अपने साथी को चाकू से उसके पेट से गोली का टुकड़ा निकालने दिया। इस भयानक दर्द के दौरान उसकी यादों का दरवाजा खुल गया। 6 साल पहले वह एक शानदार भविष्य वाला जासूस था। उसकी पत्नी गर्भवती थी और उसने नौकरी छोड़ने का आवेदन दे दिया था ताकि एक आम पति और पिता की जिंदगी गुजार सके। लेकिन उसके दुश्मनों का बदला बेवकत आ गया। वह अभी दुकान से बाहर निकला था और उसके हाथ में अपनी आने वाली औलाद के लिए छोटे जूते थे कि उसने अपनी पत्नी और उसके पेट में पल रहे बच्चे को एक बेकाबू ट्रक के नीचे कुचलते देखा। उस दिन से उसकी दुनिया पूरी तरह से अंधेरी हो गई। वह एक सुनसान गली में जा छिपा, एक गिरवी की दुकान खोली और एक जिंदा लाश की तरह जिंदगी बिताने लगा। रिया का आना एक कमजोर किरण की तरह था जिसने उसके बंद दिल को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। अब कोई उस किरण को बुझाना चाहता था। उसने लाल आंखों से क्रिस से कहा कि वह उस रिया को बचाएगा। घाव भरने के कुछ दिनों में उसने सुरागों का पीछा करते हुए ड्रग गिरोह के सभी अड्डों का पता लगा लिया और यह भी जान लिया कि वे जिस जगह बच्चों को बंद रखते थे वह चींटी का घोंसला किसे कहते थे। वह जगह आखिर क्या थी? जब उसका जख्म भर गया उस दिन वह आईने के सामने खड़ा हुआ और उस तरह की धार से अपने कई सालों से बढ़ाए बालों को काटने लगा। इस फिल्म के लिए जो खुद ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट 3री डिग्री का धारक था, उसने पूरे 3 महीने की रियल फाइटिंग ट्रेनिंग की। सभी एक्शन दृश्य उसने खुद किए, जिसके दौरान कई बार छिलन और नील पड़े। यहाँ तक कि उसके चेहरे पर लगा खून भी पता नहीं चलता था कि प्रॉप्स का है या असली का। वह यह सब इसी पल के लिए कर रहा था। एक ऐसे आदमी
आदमी के अंदर छिपी हुई हिंसा को पूरी तरह से बाहर लाने के लिए जो 6 साल से बेहाल था। जैसे ही उसके लंबे बाल कटकर गिरे, वह मैला कुचैला गिरवी की दुकान का मालिक गायब हो गया और उसकी जगह वही पुराना क्लीनर आ गया जिससे दुश्मन कांपते थे। उसने कई बार प्रेस किया हुआ काला सूट पहना और हथियारों की जांच की। एक टॉप गुप्तचर के लिए ट्रैकिंग और जांच पड़ताल उसके खून में थी। उसने एक खिलौना गाड़ी के जरिए डिलीवरी के सुराग का पीछा करते हुए जल्दी ही ड्रग तस्करों के भूमिगत नशा बनाने के अड्डे का पता लगा लिया। सतह पर यह एक पुराना खेत के औजारों का गोदाम था, लेकिन जब उसने गुप्त दरवाजा खोला तो अंदर रोशनी से जगमगाता नशा बनाने का कारखाना था और वहां काम कर रहे थे 10 साल से कम उम्र के बच्चे। वे इतने पतले थे कि हड्डियां गिनाई देती थीं। उनकी आंखों में सूनापन था और वे दिन रात जहरीली धूल में बिना मास्क के काम करते थे जब तक कि उनका शरीर पूरी तरह से बर्बाद न हो जाए। एक छोटी बच्ची काम करते करते वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। गिरोह का नंबर 2 आदमी मार्क ने उसके शरीर को लात मारी और बिना किसी भाव के कहा, अरे यह खराब हो गई। ये सभी बच्चे अपहरण किए गए थे, दिन में माल पहुंचाते थे और रात में नशा बनाते थे। जब उनका शरीर पूरी तरह से सूख जाता था तो उनके अंग निकालकर बेच दिए जाते थे। शुरू से आखिर तक ड्रग तस्करों की नजर में ये बच्चे सिर्फ पैसे में बदलने वाला माल थे। अचानक एक गोली की आवाज ने कारखाने की चहल पहल को तोड़ दिया। जॉन अंधेरे से बाहर निकला मानो नर्क से उठा हुआ कोई देवता हो। उसने पलक झपकते ही पहरेदार गुंडों को निपटा दिया और मार्क को मुर्दा कुत्ते की तरह अपने पैरों तले कुचल दिया। उसने विक्टर को फोन किया और कहा कि वह 1 घंटे के अंदर रिया को यहाँ पहुँचाए। फोन के दूसरी तरफ विक्टर हैरान और गुस्से से भरा था। उसने धमकी दी कि वह फौरन रिया की आंखें निकालवा देगा। जॉन ने इन अत्याचारियों से कोई सौदा नहीं करना चाहा। उसने मार्क को कारखाने में ही बंद कर दिया। आटे की बोरी के साथ मिट्टी के तेल का दिया बांधा, गैस की पाइप काटी और एक साधारण समय बम बनाया। मार्क की चीखती चिल्लाती दया की भीख और गालियों के बीच जॉन ने गोदाम से बाहर कदम रखा। उसके पीछे आग का एक बड़ा गोला उठा जिसने उस नर्क को निगल लिया और उसके साथ जघन्य अपराधी मार्क को भी जला दिया। उसने बचाए गए सभी बच्चों को इकट्ठा किया, उन्हें कसकर गले लगाया और फिर अकेला विक्टर के मुख्य अड्डे की तरफ चल पड़ा। वह जानता था कि इस बार या तो वह रिया को छुड़ाएगा या फिर उन अत्याचारियों के साथ नर्क में जाएगा। जब जॉन ने विक्टर के ठिकाने का बड़ा दरवाजा धकेला तो अंदर मौजूद सारे गुंडे हैरान रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि वह अकेला यहाँ आने की हिम्मत करेगा। क्या तुम पागल हो? तुम आखिर हो कौन? वह लड़का यहाँ क्यों आया है? मिस्टर, क्या तुम पागल हो गए हो? सभी गुंडे एक दूसरे से पूछ रहे थे। पागल पागल पागल। विक्टर ने ठंडी हंसी हंसी और जॉन के पैरों के पास एक शीशा देर से पटका जिसमें एक आंख थी। जॉन ने उस शीशे को घूरा, उसके हाथ कांपने लगे और उसका पूरा खून सर्द हो गया। वह जान बचाकर यहाँ पहुंचा था, लेकिन आखिर में वह एक कदम पीछे रह गया। वह रोशनी जो मुश्किल से उसकी जिंदगी में आई थी अब बुझा दी गई थी। विक्टर अभी भी चिल्ला रहा था कि उसके भाई का क्या हुआ। जॉन ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में अब कोई गर्माहट नहीं थी। उसकी बात खत्म होते ही उसने बंदूक निकालकर गोली चला दी। गोलियां मानो आंख रखती थीं, हर गोली एक जान ले जाती थी। छोटे से हॉल में अफरातफरी मच गई। दिन भर के जालिम गुंडे उसके सामने बचाव का मौका भी नहीं पा सके। उन्हें मारने में कुछ ही मिनट लगे और जमीन लाशों से पट गई। पूरे हॉल में सिर्फ बॉडीगार्ड एलेक्स खड़ा रह गया। एलेक्स के पास जॉन को गोली मारने का मौका था, लेकिन उसने जानबूझकर अपनी बंदूक एक तरफ फेंक दी। उसने अपना पंजा चाकू निकाला और जॉन के साथ एक निष्पक्ष लड़ाई करना चाहा। दोनों हत्यारे थे। उसका अपना गर्व था और उसके दिल में छिपा हुआ कुछ अपराधबोध भी था। दोनों ने एक दूसरे पर ऐसे वार किए जो जानलेवा थे और हर वार से खून बहता था। लेकिन वियतनाम से आया यह टॉप हत्यारा आखिरकार उस हत्यारे गुप्तचर के सामने टिक नहीं पाया जो नर्क से बाहर निकला था। आखिरी वार में जॉन ने अपना चाकू सटीकता से एलेक्स के दिल में घोंप दिया। एलेक्स जमीन पर गिरा, लेकिन उसकी आंखों में कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि उसमें मानो एक मुक्ति थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ घंटे पहले जब विक्टर ने अपने आदमियों को रिया की आंखें निकालने का आदेश दिया था तो यही एलेक्स था जिसने सर्जन को मार डाला और डॉक्टर की आंख का उपयोग करके रिया की आंखों को बचा लिया था। इसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि पहले अड्डे पर रिया ने उसके माथे पर चोट देखी थी और पैरों के बल खड़ी होकर उसने उस पर एक बैंड एड चिपका दिया था। यह उसकी पूरी जिंदगी में पहली बार था कि किसी ने उसे डर की वजह से नहीं बल्कि सच्चे दिल से देखभाल की थी। वह जानता था कि वह जॉन का मुकाबला नहीं कर सकता, फिर भी उसने चाकू निकाला। शायद यह लड़ाई उसके लिए अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने का एक तरीका थी।
बाहर विक्टर पहले ही डर से पागल हो चुका था। उसने पैसों का एक बड़ा बैग भरा और गाड़ी से भागने लगा। जैसे ही उसने गाड़ी चलाई, जॉन ने 2 गोलियों से उसके टायर फोड़ दिए। गाड़ी सीधे दीवार से जा टकराई और वहां बेकार हो गई। विक्टर गाड़ी में सिकुड़ा हुआ था और बाहर नहीं निकल रहा था। अचानक वह पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, आम गोलियां उसे भेद नहीं सकती थीं। जॉन ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने सिर्फ अपनी बंदूक की नोल को विंडशील्ड के एक ही बिंदु पर लगाया और लगातार 14 गोलियां चलाईं। आखिरकार बुलेट प्रूफ शीशे में दरार आ गई। विक्टर की हंसी अचानक रुक गई और उसके चेहरे पर सिर्फ डर रह गया। जॉन ने विक्टर के सिर पर आखिरी गोली चला दी। वह जघन्य अपराधी विक्टर अपनी उसी बुलेट प्रूफ गाड़ी में मारा गया जिस पर उसे इतना गर्व था। अपनी बदला की आग को शांत करने के बाद भी जॉन को कोई राहत नहीं मिली। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उस शीशी को देखा जिसमें आंख थी। उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह बुझ गई। जब उसकी पत्नी और बच्चा गए थे तब वह कुछ नहीं कर सका था। अब रिया चली गई थी और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी वह उसे बचा नहीं पाया। उसने धीरे धीरे बंदूक उठाई और उसे अपने कनपटी पर रख लिया। जब इस दुनिया में उसके लिए कोई नहीं बचा था तो क्यों न सबको साथ ही छोड़ दे। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर खींचने की कोशिश की, उसे पीछे से वह परिचित प्यारी सी आवाज सुनाई दी। ये क्या? जॉन का पूरा शरीर कांप उठा। उसने मुंह मोड़ने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। लेकिन वह छोटी बच्ची कदम कदम उसके पास आती गई और तभी उसे सच में एहसास हुआ, रिया जिंदा थी, उसके सामने खड़ी थी। भैया भैया, क्या तुम मुझे बचाने आए हो? है ना? कहानी के आखिर में जॉन को पुलिस ले गई। साथ चलो प्लीज। जाने से पहले उसने रिया के लिए नया बैग और स्टेशनरी खरीदी और उससे माफी मांगी कि उस दिन गली में उसने उसे जानबूझकर नहीं पहचाना था। मैं सिर्फ अनजान बना रहा था। अगर मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ तो अनजान क्यों बनूं? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें पहली बार मुस्कुराते देखा। क्या तुम रो रहे थे? यह 2 अंधेरे में डूबे इंसानों की एक दूसरे को बचाने की कहानी है।